ठीक है। सो स्टाइलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज अवेलेबल हैं, जैसे कि इनलाइन, सीएसएस स्टाइल शीट्स एंड सीएसएस मॉड्यूल। हमने अपनी लास्ट क्लास में इनलाइन और सीएसएस स्टाइल शीट ये दो टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल के लिए जैसे कि हमारा डिस्कस होता छोटा सा पार्ट की एक फ़ाइल आपकी क्रिएट होगी विच इज़ फाइल नेम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो चलिए सी एस एस मॉड्यूल में हम समझेंगे अनदर वे ऑफ एडिंग स्टाइल्स टू योर एप्लीकेशन इज़ टू यूज़ सी एस एस मॉड्यूल्स. CSS modules are convenient for components that are placed in separate files. The CSS inside a module is available only for the component that imported it, and you do not have to worry about name conflicts. अब देखिए यहाँ पे टर्म आया नेम कॉन्फ्लिक्ट, इसका क्या मतलब है? कई बार ऐसा होता है कि हमारी सी एस एस फाइल जो होती है, जैसे मान लीजिए एक मेरी फाइल है स्टाइल 1 और एक मेरी फाइल है स्टाइल 2 डॉट सी एस एस। अब स्टाइल 1 और स्टाइल 2 जो मेरी फाइल होगी उसमें अगर कोई मेरी क्लास बनी होगी तो वो क्या होगा, जब सेम फाइल पर आती है तो कॉन्फ्लिक्ट होती है। मतलब कि जो भी फाइल आपका, जो हम लोग बोलते हैं इसको हायरार्की, कि अगर मान लीजिए स्टाइल 1 में एक मेरा क्लास बना हुआ है डॉट ब्लू, ठीक है, और उसी तरह से स्टाइल 2 जो मेरा इंपोर्ट हुआ है स्टाइल 1 के जस्ट नीचे, हम नॉर्मल HTML CSS के टर्म में बात कर रहे हैं, तो जो 1 वाले का स्टाइल होगा 2 वाला उसको रिप्लेस कर देगा। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं होगा, नेम कॉन्फ्लिक्ट आपको परेशान नहीं करेगा इसके अंदर, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। सो क्रिएट दिस सी एस एस मॉड्यूल विद द डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, जो भी आपकी फाइल का नेम है उसमें आपको ये डिफाइन करना है। सो क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड माई स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस एंड इंसर्ट सम कोड in it. So click here, right click here and mystyle.module.css हमने अपनी फाइल को क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्लास अपना डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो हमारे पास एक क्लास है ब्लू जिसका बीजी कलर, कलर, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की है। अपनी इंडेक्स फाइल में आपको इसको कॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से आएंगे और इसको कॉल करा लेते हैं, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे इस बार जब हमने अपनी माई स्टाइल को कॉल किया तो हमने लिखा है इम्पोर्ट, जो भी आप नेम से कॉल कराना चाहते हो वो नेम बताइए, डॉट माई स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। हमने यहाँ पर कॉल कर लिया इसको। अब जो भी मेरे मॉड्यूल का नेम है डॉट मेरी क्लास का नेम, इस तरह से आपको क्लास को यहाँ पर कॉल करना है। अभी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे आउटपुट में। हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे CD, हमारी ऐप का नेम है माई ऐप, एंटर करेंगे, लिखेंगे NPM स्टार्ट। सो यहाँ आप नोटिस करेंगे जो हमने स्टाइलिंग किया हुआ था अपना, वो सब कुछ इसमें अप्लाई हो रहा है इस तरह से। तो जैसे कि चलिए वन बाय वन ज़रा प्रॉपर्टी को समझते हैं। इधर अपनी फाइल में आएंगे माई स्टाइल मॉड्यूल, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया हुआ है। तो ये बैकग्राउंड कलर हमारे यहाँ अवेलेबल है, कलर यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट अभी हमारा एप्लीकेबल हुआ नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ कि हमने इस फाइल को कंट्रोल एस नहीं किया। तो पहले करिए कंट्रोल एस, अब हम लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर
ये देखिए, द बैकग्राउंड कलर इज़ डिफरेंट, टेक्स्ट कलर इज़ ब्लू, ठीक है। और हमने यहाँ पर पैडिंग ऑल साइड से 40 डिफाइन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम में 40 है। लेफ्ट राइट में आपको गैप ज़्यादा दिखाई देगा बिकॉज ऑफ कि हमने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर डिफाइन किया हुआ है। फॉन्ट फैमिली में हमने यहाँ पर बोला हुआ है सेंस सेरिफ, कोई भी सेंस सेरिफ फॉन्ट जो मेरा अवेलेबल हो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका सेंस सेरिफ में अप्लाई होता है वो एरियल फॉन्ट होता है, तो ये एरियल फॉन्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से। अब मान लीजिए कि यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव एज, और हम यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं, माय न्यू स्टाइल डॉट मॉड्यूल। यहाँ पर जो हम टेक्स्ट का कलर है या जो बीजी कलर है उसका मैं कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने इसको ओके किया। इंडेक्स फाइल में आएंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नेम कुछ और डिफाइन कर देते हैं लाइक स्टाइल, और इसको मैं नेम देता हूँ माय न्यू स्टाइल। अब यहाँ पर हम यही सेम प्रॉपर्टी अपनी हेडिंग को ऑफर करेंगे, लिखेंगे क्लास नेम, और यहाँ पर लिखेंगे हम इसको स्टाइल डॉट ब्लू, क्योंकि हमने क्लास का नेम तो चेंज किया ही नहीं, क्लास का नेम हमारा सेम है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका आप देख सकते हैं, तो काम करती हैं चीज़ें, सेम क्लास नेम आपका वर्क करेगा और दोनों के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे पैडिंग चेंज करना हो तो ऐसा नहीं कि मैं इसमें पैडिंग बढ़ाऊंगा तो इसमें भी पैडिंग बढ़ जाएगा। नोटिस करें आप इस चीज़ को। मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ जैसे कि 80, तो आपका सिर्फ ब्लू वाली क्लास जो है उसमें 80 आया, नीचे वाली ब्लू वाली क्लास में 80 आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ एडवांटेज ऑफ कि आप जब मॉड्यूल में काम करते हैं तो नेम कॉन्फ्लिक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चलिए इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ नोटिस करेंगे दोनों ही जो हमारे एलिमेंट हैं आप यहाँ पर जाके देखें, ठीक है। तो H1 जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे माई न्यू स्टाइल ब्लू, ठीक है, माई स्टाइल ब्लू। तो क्लास आपको कुछ इस तरह से मिलती है जब हम लोग मॉड्यूल में काम कर रहे होते हैं, और ये उसके आगे यूनिक नेम खुद से डिफाइन कर लेता है लाइक दिस। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो मॉड्यूल वाला। सो गाइस मॉड्यूल वाला पार्ट टॉपिक और उसका एडवांटेज आपको क्लियर हुआ, ये सुनो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैस स्टाइलिंग। सैस का आप लोगों ने देखा होगा, जब बूटस्ट्रैप आप लोग सीख रहे होंगे तो गेट बूटस्ट्रैप पर हम लोग आते हैं। जब आप यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है, सो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर सैस वेरिएबल्स होते थे। ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं और क्या इसका एडवांटेज होता है? तो किसी को आइडिया है सैस वेरिएबल क्या है और किस तरह से काम करते हैं? नाम सुना है इससे पहले कभी सैस का? यस सर, वो भी सीएसएस का ही, मतलब सीएसएस की तरह ही है। सी एस एस की तरह ही होता है, लेकिन बेनिफिट क्या होता है, क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं? सर करना तो चाहिए। ओके, बट मेजर एडवांटेज हमें कोई नहीं पता कि अगर इंटरव्यू में हम लोग जाते हैं और हमसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सी एस एस एंड सैस वेरिएबल, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? सर मतलब इतना डिटेल में नहीं पता उसके बारे में, बस डिटेल मतलब में नहीं उतना पता है। है। चलिए इसको आसान बनाते हैं। देखिए आपने सी एस एस पढ़ा है सभी ने, ठीक है। सी एस एस में आप लोगों ने देखा होगा कि सर ने आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाया होगा रूट के थ्रू। ऐसा कुछ देखा था रूट के ऊपर वेरिएबल कर सर ने कुछ बना के दिखाया हो? तो देखो मैं इस चलो कराया ठीक है, नहीं कराया तो भी ठीक है, मैं आपको आसान कर देता हूँ। आपको सभी लोग पीएचपी पढ़ के आए हैं राइट? पीएचपी क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है कि सर्वर साइड होता है? किस तरह का लैंग्वेज है पीएचपी? गाइस प्लीज़ सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, सही गलत जो भी आता है प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, माइक म्यूट मत रखिए। अगर किसी को कोई भी आंसर सर पता है चाहे सही है या सर्वर गलत है आंसर ज़रूर करें। सर्वर सर्वर साइड, सर्वर साइड क्या डिफरेंस होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में? मतलब सर्वर में तो हम भी मतलब हम वो कर सकते हैं, अपने साइड से
क्लाइंट का इंटरफेस कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें मतलब क्लाइंट कुछ नहीं कर वो नहीं कर पाएगा उस पर एडिटिंग वगैरह। ये किस में होगा, क्लाइंट साइड में सर्वर साइड में? आ, ये सर्वर साइड है सर्वर साइड में, ओके, आई थिंक। ठीक है। प्रियांशु, गौरव, तनीश, योगेश, आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में? ये मोहित ने आंसर किया है, थैंक यू मोहित। जी तनीश, पता नहीं। योगेश? चलो देखो, पहले तो हम लोग ये समझते हैं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, क्या कौन क्या कर सकता है क्या नहीं, वो एक बात की बात है। पहले हमारे फ्रंट एंड में क्या इसका इम्पैक्ट आता है उसको ज़रा समझते हैं। देखिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं ये सब होती हैं क्लाइंट साइड। यानी कि जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो आपका जो डोम होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वहाँ पर आपको वो सारा का सारा कोड रिवील हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इस वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल यू, तो आपको सब कुछ पीछे विजिबल हो रहा है इसके अंदर। अगर कंट्रोल यू पे जितना भी पार्ट हमें दिखता है, दिस इज़ अ क्लाइंट साइड। ठीक है, यानी कि ये मेरे ब्राउज़र पर आकर रेंडर हो रहा है। ठीक है, सर्वर साइड के केस में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप PHP में काम करते हैं तो PHP का कोड कभी भी हमें नहीं दिखाई देता है। तो सर्वर साइड जो कोड होते हैं वो रिवील नहीं होते हैं, पहला डिफरेंस ये आता है। अब बात करते हैं सैस के बारे में। अब नॉर्मल अगर हम कोई स्टाइल लिखते हैं वो रिवील होता है। सैस का काम क्या होता है, जैसे PHP का कोड कभी नहीं दिखता है वैसे ही सैस भी आपका काम करता है। यानी कि ये सर्वर से ही प्रोसेस होकर सीधे आपको रिजल्ट देता है। यानी कि आपका स्टाइल जो है वो डोम पर आके रेंडर नहीं होगा, पहले से ही सब कुछ रेडी होकर आएगा। इससे आपकी स्पीड जो होती है और ज़्यादा बूस्ट होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, CSS में वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल में सैस वेरिएबल। ठीक है, इस तरह तो आपने शायद ये वाले वेरिएबल पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, और ये वेरिएबल आते हैं सैस के अंदर। तो चलिए, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो यही है कुछ, इसको ज़रा समझते हैं कैसे काम करता है। व्हाट इज सैस? सैस इज ए CSS प्री प्रोसेसर। तो यही सेम नाम आपने प्री प्रोसेसर PHP में पढ़ा है, क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। सर्वर से ही प्रोसेस होकर डेटा आपको मिलेगा, सीधे रेंडर हो जाएगा। सैस फाइल आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड सेंड्स CSS to the browser. So can I use SAS? So if you use the Create React app in your project, you can easily install and use SAS in your React projects. Install SAS by running this command in your terminal and in your root directory of your project. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, now you are ready to include SAS files in your project। तो हम लोग यहाँ से SAS को करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पर आएंगे, क्लोज करेंगे, अपना सर्वर करेंगे ऑफ, और यहाँ से npm install SAS कमांड को रन कर लेंगे। इस तरह कमांड रन हो चुका है। रन होने के बाद आपने पैकेज में आना है और यहाँ पर कंफर्म होना है कि क्या ये इंस्टॉल हुआ है। यस, क्लोज करिए। वापस से हम यहाँ पर npm start ऑन कर लेंगे अपनी कमांड। आफ्टर दैट क्रिएट अ SAS फाइल। ठीक है, so create a SAS file the way as you create CSS file, but SAS file have the file extension dot SAS. So SAS और SAS, तो बोला जाता है SAS बट फाइल बनती है SAS में इसकी। इन SAS फाइल यू कैन यूज़ वेरिएबल एंड अदर SAS फंक्शन। तो ये है हमारी फाइल, हम इसको यहाँ से डिफाइन करेंगे, my SAS डॉट SAS, क्लिक हेयर, न्यू, और ये आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। काम करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसान है। आपने लिखना है जैसे कि डॉलर, जो भी आपका वेरिएबल है, नॉर्मली आप लोग लिखते हो इस तरह से ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ से डॉलर जो भी वेरिएबल बनाना है बनाइए और अपना प्रॉपर्टी असाइन कीजिए। H1 में लाके आपने सीधे कॉल कर देना है। आपको यहाँ पर नॉर्मल वाले वेरिएबल की तरह इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, वेरिएबल फंक्शन, देन उसके अंदर वेरिएबल का जो भी आपने नेम रखा होगा। तो इतना सिंपल है इसको यूज़ करना। ठीक है, डिफाइन किया, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेंगे। फाइल का नेम हमें ध्यान रखना है।
अब जहाँ पर भी आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि हम अपनी इंडेक्स फाइल पर इसको टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखा import डॉट स्लैश माई सैस डॉट सास, तो यहाँ से सास में सैस को कॉल कराइए। इसके बाद हमने यहाँ पर कोड क्या किया था, हमने इस फाइल में कोड किया था कि जो H1 है उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या H1 के ऊपर रेड कलर हमारा कॉल होता है या नहीं। सो यहाँ ये और आप एक्सपीरियंस करेंगे आपका कलर जो है वो कॉल हो चुका है। तो इतना आसान है, और इससे बेनिफिट क्या है कि आपका जो CSS है वो सर्वर से ही प्रोसेस होकर आपको मिलेगा, जिससे आपका रेंडरिंग फास्ट हो जाएगा और आपका डिज़ाइनिंग की जो स्पीड रहेगी, जो परफॉर्मेंस होगी आपकी, वो काफ़ी बढ़िया हो जाने वाली है इसके थ्रू। तो ये थे आपके रिएक्ट के प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रांड न्यू टॉपिक, हुक। ठीक है, क्या होते हैं इसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। सो रिएक्ट हुक्स, हुक्स वर एडिड इन रिएक्ट इन वर्जन 16.8। 16.8 जब वर्जन हमारा इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें एक नया फीचर में मिला हुक्स। हुक्स में जितने भी हुक्स आपको मिलते हैं वो सब जो आप क्लास के अंदर पढ़ के आए, प्रॉपर्टीज गेट, कंपोनेंट शुड अपडेट, ठीक है, ये सारे जो फीचर आप देखेंगे वो सब आपको हुक्स में मिल जाएंगे। तो क्लास में होती है स्टेट, और जो हुक्स होते हैं वो स्टेट लेस होते हैं, सॉरी फंक्शन जो होते हैं वो स्टेट लेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें हुक्स का यूज़ करना होता है। So hooks allow function component to have access to state and other React feature because of this class component are generally no longer needed। तो पहले के टाइम में जब तक हुक्स नहीं आए थे तो हम क्लास के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, बट वर्जन 16.8 में ये जब हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो अब हमारा सारा काम फंक्शन कंपोनेंट में ही हो जाता है इजीली। ठीक है, तो ऑल्दो हुक्स जनरली रिप्लेस क्लास कंपोनेंट, बट देयर आर नो प्लान टू रिमूव क्लासेस फ्रॉम रिएक्ट। ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है ऑफिशियली रिएक्ट के एंड से कि भाई आपका क्लास कंपोनेंट बंद कर दिया गया है। डिज़ाइनर जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसकी टोटल चॉइस है कि वो किसके साथ जाना चाहता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम लोग देखें तो लोग हुक्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि कोड काफ़ी शॉर्टर हो जाता है हमारा इसमें। सो बात करते हैं हुक क्या है। सो हुक्स अलाउज अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, 3 तरह की होती हैं क्लास के अंदर, वैसे हमें यहाँ पर भी मिल जाती हैं। सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हुक। तो हमने यूज स्टेट का पहले भी देखा है कि किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला हुक है वो है यूज़ स्टेट। तो यहाँ पर हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ किया है कुछ इस तरह। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने उसमें एक वेरिएबल बनाया अपना कलर, और ध्यान रखना है जब भी जिस नाम का वेरिएबल आप बनाएंगे उसमें आपने सेट का यूज़ करना है। तो नेम हो गया सेट कलर, ठीक है, और हमने स्टेट को डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दिया रेड। तो टॉपिक का नेम फेवरेट कलर है, बट इससे कलर नहीं बनेगा, वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यूज स्टेट में हमारे पास हमने स्टेट को एक वैल्यू दिया रेड, ताकि जब मैं यहाँ पर लिखूँ इस तरह से अपना स्टेटमेंट माई फेवरेट कलर इज़, तो मैं कलर को एक्सप्रेशन में लिखूँगा तो मुझे उसका डेटा मिलेगा डिफ़ॉल्ट रेड। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तब हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। क्लास में सेट मेथड यूज़ होता है, यहाँ पर हम लोग सेट जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा उसका यूज़ करेंगे। हमने लिखा बटन पर ऑन क्लिक, यहाँ पर फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और हमने सेट कलर को यहाँ पर बोला कि अगर रेड है तो वो बटन क्लिक जब होगा ब्लू वाला तो वो ब्लू से रिप्लेस हो जाए, रेड में रेड से रिप्लेस होगा, पिंक में पिंक, ग्रीन में ग्रीन। तो इस तरह से हम लोग स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। ट्राई करेंगे इस ऑप्शन को, स्विच टू वेब ब्राउज़र। यहाँ ये मेरे पास 4 बटन्स हैं, डिफ़ॉल्ट आप रेड कलर देख पा रहे हैं, हम ब्लू पर क्लिक करेंगे तो डेटा आपका अपडेट हो रहा है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट इम्पोर्ट हुक्स फ्रॉम रिएक्ट। सो हेयर वी आर यूजिंग द यूज स्टेट हुक टू कीप ट्रैक ऑफ द एप्लीकेशन स्टेट। स्टेट जनरली रेफर्स टू एप्लीकेशन डेटा और प्रॉपर्टीज दैट नीड टू बी ट्रैक्ड। जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं उसी को हम लोग स्टेट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कलर को ट्रैक कर रहे हैं और जो भी कलर है वो रिप्लेस हो जाए न्यू से। सो हुक्स में रूल्स की बात कर लेते हैं कि 3 हमें थंब रूल का ध्यान रखना है। देयर आर 3 रूल्स फॉर हुक्स। हुक्स कैन ओनली बी
कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। यानी कि अगर आप फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं तभी आप हुक को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास में ये काम नहीं करेगा। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट, विच मीन्स कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले यानी कि रिटर्न से पहले आपको हुक को डिफाइन करना होता है। थर्ड, हुक कैन नॉट बी कंडीशनल, यानी कि हुक को आप कंडीशनल नहीं बना सकते हैं। सो हुक्स विल नॉट वर्क इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, इसका खास ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। बात करते हैं कस्टम हुक। इफ़ यू हैव स्टेटफुल लॉजिक that needs to be reused in several components, you can build your own custom hook। हम अपना कस्टम हुक भी बना सकते हैं, लास्ट में इस पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमने अभी यहाँ पर स्टेट का एग्जांपल देखा है, एक डीप डाइव मारते हैं यूज स्टेट के अंदर की और क्या क्या हम लोग स्टेट पर करा सकते हैं। चलिए, तो रिएक्ट यूज स्टेट हुक। द रिएक्ट यूज स्टेट हुक allows us to track state in a function component। State generally refers to data or properties that need to be tracking in an application। Import करेंगे use state। To use the use state hook we first need to import it into our component। तो आप यहाँ पर इसको टॉप में डिफाइन करेंगे, at the top of your component import the use state hook, इस तरह से। Next, notice that we are destructuring use state from React as it is a named export। तो आपको इस तरह से इसको निकालना है रिएक्ट से। नेक्स्ट, इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे यूज स्टेट को? वी इनिशियलाइज आर स्टेट बाय कॉलिंग यूज स्टेट इन आर फंक्शन कंपोनेंट। यूज स्टेट एक्सेप्ट एन इनिशियल स्टेट एंड रिटर्न्स टू वैल्यूज। फर्स्ट द करंट स्टेट एंड सेकेंड अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट, जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि ऑन क्लिकिंग पर हम लोगों ने इसको चेंज किया था रेड कलर को। सो कुछ इस तरह से आपने डिफाइन करना है। ये हमारा फंक्शन बन गया फेवरेट कलर और इसके अंदर हमने स्टेट को डिफाइन किया है और ये हमारा सेट कलर यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको ज़रूर से डिफाइन करना है, जो भी नाम है उसी नाम से, बट यूज़ करना ना करना मेरी चॉइस है, बट ये डिफाइन करना मैंडेटरी है। नोटिस दैट अगेन वी आर डिस्ट्रक्चरिंग द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम यूज स्टेट। द फर्स्ट वैल्यू कलर इज आर करंट स्टेट। अगर हमने इस तरह से रखा है तो मुझे कोई भी कलर बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न नहीं होगा। अगर मैंने इन्वर्टेड कोड में कुछ लिख दिया तो वो मुझे डिफ़ॉल्ट रिटर्न होगा जहाँ पर भी मैं इसको फैच करूँगा। सेकेंड वैल्यू जो है हमारे पास वो है सेट कलर। सेट कलर इज़ द फंक्शन दैट इज़ यूज टू अपडेट आर स्टेट। आपको लगता है लेटर ऑन कभी भी मुझे इसको अपडेट करना पड़ सकता है, देन यू कैन यूज सेट कलर मेथड। So these names are variable that can be named anything you would like, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। Lastly, we set the initial state to an empty string use state। इस बार हमने इस एग्जाम्पल यूज स्टेट को ब्लैंक रखा है, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर अपना रेड रखा हुआ था। रीड स्टेट की बात करेंगे, रीड कैसे करना है हमने इस स्टेट को। So we can now include our state anywhere in our component, so use the state variable in the rendered component। तो जहाँ पर हमारा component रेंडर हो रहा है हमें वहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। तो हमारे पास है यूज स्टेट, हमने लिखा है कलर। कलर हम चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा कलर यहाँ पर है वो मुझे रिटर्न हो। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी आप देखें इस एग्जाम्पल मुझे ग्रीन रिटर्न आ रहा है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, बट अगर मैं इस एग्जाम्पल में आऊँगा तो मुझे एक येलो वार्निंग दिखाई दे रहा है और क्या लिखा हुआ है, सेट कलर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। क्योंकि इस बार हम लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं कलर को, बट हमने इसको डिफाइन करके छोड़ा है। तो ये जस्ट आपके लिए एक तरह से मैसेज है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने डिफाइन किया लेकिन यूज़ नहीं कर रखा, कहीं बाई मिस्टेक तो नहीं छूट गया। पर्पजली छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाई मिस्टेक हो गया तो आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। तो फिलहाल मुझे कलर सेट नहीं करना है, मेरे को डिफ़ॉल्ट जो मैंने कलर रेड रखा वही मुझे रिटर्न करना है आउटपुट में। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको रेड कलर यहाँ पर रिटर्न मिल रहा होगा इस तरह से। माय फेवरेट कलर इज़ रेड। मैं अगर जाके यहाँ से कुछ चेंज कर लेता हूँ लाइक येलो, सो एज यू कैन सी ये अपडेट हो चुका है। आगे देखते हैं स्टेट अपडेट करने की बात। टू अपडेट आवर स्टेट वी यूज़ आवर स्टेट अपडेटर फंक्शन, सो वी शुड नेवर डायरेक्टली अपडेट स्टेट। एग्जाम्पल कलर इक्वल टू रेड इज़ नॉट अलाउड। हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे यूज स्टेट में जो डिफ़ॉल्ट रखना है। हमने एक बटन अपना बनाया और उसको किस कलर से हम रिप्लेस करना चाहते हैं वो आपने बताना है।
तो आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने लिखा ऑन क्लिक फंक्शन, एरो फंक्शन सेट कलर हमने यहाँ पर कॉल किया और उसका रेड से हमने ब्लू कर दिया है। अब की बार जब आप कंट्रोल एस करेंगे तो सेट कलर आपने यूज़ किया तो देखो कंपाइल्ड सक्सेसफुली मुझे रिटर्न में ही आ रहा है। इसमें आप यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। What can state hold? State क्या चीज़ें होल्ड करती है? तो यूज स्टेट हुक कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्ट्रिंग, नंबर, boolean, array, object and any combination of these. We could create multiple state hooks to track individual values. So जैसे कि इस एग्जांपल में हम थोड़ा सा और फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं हुक के साथ। तो हमारा कंपोनेंट है कार, तो मैं कार की अलग अलग चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रांड, मॉडल, ईयर एंड कलर। तो ब्रांड है हमारा डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न आएगा फोर्ड, मॉडल इज़ मस्टैंग, ईयर है 1964 एंड कलर इज़ रेड। तो हमने लिखा माय ब्रांड, तो ब्रांड में आपको फोर्ड रिटर्न आएगा, इट इज़ अ रेड मस्टैंग फ्रॉम 1964। ठीक है, तो ट्राई करें इस एग्जांपल के साथ एंड यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेते हैं। देखिए हमने सबको यहाँ पर सेट करा वैल्यू और सभी को हमने फैच भी कर लिया है। अभी हमने जो सेट की थी चार चीज़ें उसको हमने कहीं पर भी यूज़ अभी नहीं किया, हम कोई अपडेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट डिफ़ॉल्ट जो मेरा डेटा है वही हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे आपके चार अनयूज्ड जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, इनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ब्राउज़र में आप देखेंगे माई फोर्ड, इट इज़ अ रेड मस्टैंग फ्रॉम 1964। तो इस तरह से आपको ये डेटा मिल रहा है। तो क्या कोई शॉर्टर तरीका है कि भाई कार ऑब्जेक्ट की अगर बात हो रही है तो हम कार के एक ऑब्जेक्ट बना लें और उसी के अंदर सारी चीज़ों को डिफाइन करें? तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है। और वी कैन जस्ट यूज़ वन स्टेट एंड इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड। तो हमने यहाँ पर बनाया कांस्टेंट कार, सेट कार, यूज स्टेट में हमने बनाया अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ब्रांड इक्वल टू फोर्ड, मॉडल इक्वल टू मस्टैंग, ईयर इक्वल टू 1964, कलर इक्वल टू रेड। इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, मॉडल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। और इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इसको किया है डिफाइन। और ब्राउज़र में आप देखेंगे कुछ मिस्टेक की हमने, कार, ओके हमारी कोई लाइन छूट गई है, पूरा उठाइए। ठीक है, और ये देखिए सेम आउटपुट हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर भी यूज़ कर पा रहे हैं। बट इसमें बेनिफिट क्या हुआ कि मैंने एक ही वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बना के सारे काम करा दिए। अपडेट करना चाहते हैं इसको अपडेट भी करा सकते हैं। सो सिंस वी आर नाउ ट्रैकिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वी नीड टू रेफरेंस दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन रेंडरिंग द कंपोनेंट कार्स डॉट ब्रांड। बात करते हैं अपडेटिंग ऑब्जेक्ट एंड एरे इन स्टेट। सो व्हेन स्टेट इज अपडेटेड द एंटायर स्टेट गेट्स ओवररिटन। सो व्हाट इफ वी ओनली वांट टू अपडेट द कलर ऑफ आवर कार? सो इफ वी ओनली कॉल्ड सेट कलर और कलर की वैल्यू, this would remove the brand, model and year from our state, so we can use the JavaScript spread operator to help us. So यहाँ पर आपने यूज़ करना है अपडेट कलर का एक हमने बनाया फंक्शन। इस अपडेट कलर को हम लोग अपने बटन पर कॉल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा सेट कार मेथड, ये हमारा मेथड यहाँ अवेलेबल है। इसमें मैंने लिखा प्रीवियस स्टेट। ठीक है, यहाँ से आप एरो का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट लिखने से क्या होगा कि आपका जो भी पहली वैल्यू वो एज इट इज़ रह जाएंगी, बस हम कलर को जो है रेड की जगह पर कैंडी रेड से रिप्लेस कर रहे हैं और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसका ट्राई करके देखें, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है इसको आप करेक्ट कर लें इस तरह से, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम लोग रीलोड करेंगे और ये देखिए कैंडी रेड हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक हमारा प्रॉपर्टी अपडेट हो चुका है। सो बिकॉज वी नीड द करंट वैल्यू ऑफ स्टेट, वी पास अ फंक्शन इनटू आवर सेट कार फंक्शन। दिस फंक्शन रिसीव्स द प्रीवियस वैल्यू, वी देन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट स्प्रेडिंग द प्रीवियस स्टेट एंड ओवर राइटिंग ओनली द कलर। अगर हम ये यूज़ नहीं करते
तो आपका उस केस में कलर कैंडी रेड आ जाता, बाकी की जो 3 चीज़ें थी वो आपकी अनडिफाइंड में चली जाती हैं। बात करते हैं इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक किस तरह से काम करता है, बड़े काम का है। और जब आप किसी टाइमर के ऊपर कुछ अपडेट करा रहे हैं, या फिर जैसे आप डायरेक्ट डोम को अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई डेटा फैच करना चाह रहे हैं किसी एपीआई से, तो उस केस में आप इसको यूज़ में लेकर आने वाले हैं। तो द यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट्स। साइड इफेक्ट मतलब कि डिफ़ॉल्ट के बाद मुझे क्या चेंज करना है, वो सारी चीज़ें साइड इफेक्ट में कंसिडर होती हैं। सो सम एग्जांपल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फैचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड टाइमर्स, जिसमें हम लोग सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, गेट इंटरवल वगैरह चीज़ें करते हैं। तो यूज इफेक्ट एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल, टोटली अप टू यू, आपको यूज़ में लगता है डिफाइन करें तो करिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। सो यूज इफेक्ट में हमें कॉल करना होता है फंक्शन, और दूसरा आता है डिपेंडेंसीज। So let's use a timer as an example. So use set timeout to count 1 second after initial render. So यहाँ पर हमने state और effect दोनों hooks को define किया हुआ है। अब हम इसको copy करेंगे यहाँ पर और अपने project में call कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा state। इफेक्ट के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन बनाया और हमने लिखा सेट टाइम आउट, और सेट काउंट जो है वो +1 हो जाए कितनी देर के बाद, 1 सेकेंड के बाद। और यहाँ पर मुझे रिटर्न आ जाए कि काउंट कितनी बार, यानी कितने टाइम्स वो अपडेट हो चुका है। ब्राउज़र में आप आएंगे, आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से ये चलते जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि ये सिर्फ 1 टाइम ही अपडेट हो, मल्टीपल टाइम अपडेट ना हो। सो उसके लिए अप्रोच हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, बट वेट, it keeps counting even though it should only count once. So use effect runs on every render. That means that when the count changes, a render happen, which then triggers another effect. हाँ जी, तो ये सिर्फ सिंगल टाइम ही रेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ डिफाइन करेंगे, यानी कि सेकंड डिपेंडेंसी हमारी। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, दिस इज नॉट वॉट वी वॉन्ट, देयर आर सेवरल वेज टू कंट्रोल व्हेन साइड इफेक्ट्स रन। सो वी शुड ऑलवेज इंक्लूड दिस सेकेंड पैरामीटर विच एक्सेप्ट्स एन एरे। वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसीज टू यूज इफेक्ट इन दिस एरे। सो क्या करना है, एक तो तरीका होता है नो डिपेंडेंसी पास्ट, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक डिपेंडेंसी पास की जाए, रन ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर, तो आप कॉमा ब्लैंक एरे डिफाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं रन्स ऑन द फर्स्ट रेंडर एंड एनी टाइम एनी डिपेंडेंसी वैल्यू चेंज, तब आपका काम करे, तो आप इस तरह से इस एरे में प्रॉप और स्टेट को पास कर सकते हो। सो फिलहाल मेरा इस वाली अप्रोच से काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आके इसमें डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर कॉमा और एरे ब्लैंक, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। अभी आप क्या नोटिस करेंगे यहाँ पर कि ये सिंगल टाइम रेंडर होने के बाद में कंट्रोल हो गया, स्टॉप हो चुका है। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉप्स एंड स्टेट वैल्यूज वाला एग्जांपल। सो यूज स्टेट हुक that is dependent on a variable. If the count variable updates, the effect will run again. So इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक अपना ऐप बनाया है काउंटर। यहाँ पर मैं लिखा है स्टेट काउंट, सेट काउंट। डिफ़ॉल्ट जो काउंट की वैल्यू रहेगी वो क्या है, 0। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, अगर स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो हम लोग डालते हैं डबल कोट या वेरिएबल, पढ़ के आ चुका, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, तो वो आप डायरेक्ट इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक और स्टेट हमने बनाया विच इज़ कैलकुलेशन। सेट कैलकुलेशन के अंदर भी डिफ़ॉल्ट मुझे 0 ही रिटर्न आएगा। इफेक्ट पर हमने डिफाइन किया है कि भाई सेट कैलकुलेशन की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए जी। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया सेट कैलकुलेशन, और काउंट की जो वैल्यू है वो जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई 2 से होता रहे। ठीक है, और यहाँ पर हमने काउंट को पास किया इस तरह से। अब जो सेट कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें आपका ये प्रोसेस चलेगा, और हमने यहाँ पर ऐड द काउंट वेरिएबल यहाँ पर अपना कॉल कर दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप बटन से करेंगे क्लिक,
तो आपका जो काउंट की वैल्यू है वो +1 होगी, और जब +1 होगी तो आपका जो साइड इफ़ेक्ट है वो रन होगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखेंगे इस तरह से, इसको कॉपी और यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। प्रेस करेंगे Ctrl+S, ब्राउज़र में आएंगे, ये अभी सिंगल टाइम ही रन होगा। अभी आप यहाँ देखें काउंट की वैल्यू 0 है और कैलकुलेशन की वैल्यू भी हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों 0 हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अगर मैं इसको 1 कर लेता हूँ तब आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 लिखा तो स्टेट की जो हमारी काउंट की वैल्यू क्या है वो 1 है, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया मल्टीप्लाई 2, तो इसलिए मुझे नीचे 2 रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। तो चलिए वापस इसको हम लोग 0 कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे +1 तो ये 2 हो गया, 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 6, इस तरह से इसमें ये आपका चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है कुछ भी, साइड इफ़ेक्ट तभी रन हो रहा है जब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इफ़ देयर आर मल्टीपल डिपेंडेंसीज दे शुड बी इंक्लूडेड इन द यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे, यानी कि आप कॉमा लगा लगा के मल्टीपल डिफाइन कर सकते हो। बात करते हैं इफेक्ट के क्लीनअप की। क्लीनअप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए आपने सेट टाइम आउट चलाया तो टाइम आउट तो चल ही रहा है ना, भले से एक बार चला, लेकिन डोम की मेमोरी में तो वो काम कर ही रहा है ना, तो वो एक बार काम करके बंद हो जाए तो इससे क्या होगा, सम इफेक्ट्स रिक्वायर्स क्लीन अप टू रिड्यूस मेमोरी लीक्स। सो टाइम आउट, सब्सक्रिप्शन, इवेंट लिस्नर एंड अदर इफेक्ट्स दैट आर नो longer needed should be disposed. So we do this by including a return function at the end of the use effect hook. So clean up the timer at the end of the use effect hook. हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जो टाइमर हमने लगाया था कि जो 1 सेकेंड के बाद चेंज करेगा वैल्यू में, उसके बाद में वो नहीं करेगा, तो वो का पार्ट हमें पहले से क्लियर है। लेकिन इस बार हम क्या कहते हैं कि टाइमर को बंद भी कर दो, तो हमने यहाँ पर इस बार सेट टाइम आउट को डायरेक्ट ना डिफाइन करके टाइमर वेरिएबल में डिफाइन किया, और जैसे हमारा इफेक्ट रन हो जाता है हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं क्लियर टाइम आउट टाइमर। तो टाइमर का हमारी मेमोरी के ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा और ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार चला, काम खत्म हो गया। पहले वाले के केस में क्या था, यहाँ तो फ्रंट एंड में 1 टाइम दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे बैक एंड में वो मेमोरी में प्रोसेस कर रहा है स्टिल अभी भी। ठीक है, तो ये अप्रोच के साथ जाना है आपने। तो इसमें क्या आप देखेंगे, टू क्लियर द टाइमर वी हैड टू नेम इट। तो हमने सेट टाइमर को डायरेक्ट ना डिफाइन करके टाइमर के अंदर रखा है। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि टाइमर को हम लोग यहाँ से क्लियर में डाल देंगे तो ये टाइमर अपने आप काम करना बंद कर देगा आपके लिए। तो ये है आपका यूज़ इफेक्ट। इफेक्ट का यूज़ आप आगे भी देखेंगे जब मैं आपको एपीआई वगैरह से डेटा फैच करना सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट। React use context hook. React context is a way to manage state globally. It can be used together with the use state hook to share state between deeply nested components more easily than with use state alone. Problem की बात करते हैं. State should be held by the highest parent component in the stack that requires access to the state. To illustrate, we have many nested components. The component at the top and bottom of the stack need access to the state. To do this without context, we will need to pass the state as props through each nested component. This method is called prop drilling. अब जरा इसको समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो पासिंग प्रॉप्स थ्रू नेस्टेड कंपोनेंट। तो पहली चीज़ की स्टेट जब भी डिफाइन होती है तो वो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसी में ही डिफाइन किया जाता है। तो मैंने कंपोनेंट 1 के अंदर एक बनाया यूज़र, सेट यूज़र, और स्टेट को मैंने सेट किया बाय डिफ़ॉल्ट एपटेक लिमिटेड। अब ये जो कंपोनेंट 1 का जो डेटा है ये मुझे कंपोनेंट 5 में भी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो जब ये मेरा स्टार्ट होगा तो यहाँ पर रिटर्न आएगा हेलो एपटेक लिमिटेड। अब जब कंपोनेंट 5 आएगा तो वहाँ पे लिखाएगा हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन। तो लेकिन 5th नंबर तक मेरा डेटा कैसे गया 1 से, हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पर कंपोनेंट 2 में लिखा यूज़र इक्वल टू यूज़र, ठीक है, एट्रीब्यूट फॉर्म में। फिर हमने इसको कंपोनेंट 2 में यहाँ पर पास किया, फिर हमने 3 में पास किया, 3 ने 4 में पास किया, 4 ने 5 में पास किया, और इस तरह से डेटा मेरा यहाँ तक पहुँच रहा है। आउटपुट तो आप अचीव कर लेंगे, बट ये जो तरीका है प्रॉप ड्रिलिंग का, दिस इज़ नॉट अ एथिकल वे।
टू यूज़ दिस। तो आप यहाँ नोटिस करें, आउटपुट में आपको दिखाई देगा फर्स्ट कंपोनेंट में हमने एपटेक लिमिटेड लिखा था और एक दूसरे में पास करते हम लोग नंबर 5 पर भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसको लिमिट लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जुगाड़ टेक्निक है, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? सो अगर हम लोग हुक सीख रहे हैं तो हुक के अंदर हमें इसी को हैंडल करने के लिए मिलता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो ये कैसे काम करता है? पहले क्रिएट करना होता है कॉन्टेक्स्ट, फिर उसको यूज़ करना होता है। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इवन दो कंपोनेंट 2, 3, 4 डिड नॉट नीड द स्टेट बट दे हैड टू पास द स्टेट अलोंग सो दैट इट कुड रीच कंपोनेंट 5। बट अब हम जिस सॉल्यूशन की बात करें उसमें हमें 2, 3, 4 पर कुछ भी नहीं बताना। क्या करेंगे? हमने यहाँ पर डिफाइन करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में आप अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल यूज द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर टू रैप द ट्री ऑफ कंपोनेंट्स दैट नीड द स्टेट कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको रैप कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, जो भी आपकी वैल्यू है तो वैल्यू की यूजर की एपटेक लिमिटेड, और हमने कंपोनेंट 2 पर इसको मार्क कर दिया। लेकिन कंपोनेंट 1 में ही ये काम हो रहा है। अब 2, 3, 4 में मुझे कुछ नहीं करना, सीधा 5 पर जाके इसको फैच कर सकते हो। तो यहाँ पर नाउ ऑल कंपोनेंट्स इन दिस ट्री विल हैव एक्सेस टू द यूजर कॉन्टेक्स्ट। So in order to use the context in a child component, we need to access it using by use context hook. First include the use context in the import statement, यानी कि पहले आपका आएगा state, फिर create context, फिर आएगा use context, और फिर आपको नंबर 5 पर जाके इसको फैच करा लेना है और ये आपका काम कर जाएगा। तो फाइनल आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट एग्जाम्पल है हमारे पास, कॉपी करेंगे और ये देखिए प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, ब्राउज़र में देखेंगे आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। कोड को ज़रा समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो अगेन हमने यहाँ पर पहले स्टेट हमने सिर्फ डिफाइन किया था प्रीवियस एग्जांपल में, इस बार हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ यूज़ हो रहा है? हमने यहाँ पर इसको बनाया यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर, वैल्यू क्या है? यूज़र। ये यूज़र वैल्यू हमने यहाँ पास किया। H1 को हमने इसके अंदर रेंडर किया हेलो एपटेक लिमिटेड, हमारा यहाँ पर रिटर्न हो गया। कंपोनेंट 2 के अंदर हमने यूज़र इक्वल टू यूज़र को पास कर दिया और इसको हमने यूज़र कॉन्टेक्स्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब जो यूज़र कॉन्टेक्स्ट ये काम कैसे कर रहा है, ये है क्या? तो आप यहाँ नोटिस करेंगे अगर ऊपर, तो ये टॉप में हमने यहाँ डिफाइन किया कॉन्टेक्स्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर कॉल है, तभी आप इसके अंदर अपना सेट कर पा रहे हैं चीज़ों को। अब आप नोटिस करेंगे 2 में कुछ भी नहीं है, ठीक है, 3 में भी कुछ नहीं है, 4 में भी कुछ नहीं है। जब 5 नंबर आया तो हमने क्या बोला? कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या डाला? यूज़र कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमने एक वेरिएबल अपना बनाया हुआ है, और सीधे जिस कंपोनेंट में मुझे रिक्वायरमेंट थी मैंने वहाँ पर उसको फैच करा लिया। तो ये है आपका बेस्ट तरीका। अब यहाँ पर आप येलो वार्निंग देख रहे हैं सेट यूज़र, अगर आप कहीं से भी अपडेट करना चाहते हैं यूज़र को तो आप सेट यूज़र का यूज़ कीजिए, अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एथिकल वे है काम करने का। बात करेंगे यूज़ रेफरेंस हुक की। द यूज़ रेफरेंस हुक अलाउ यू टू persist वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। इट कैन बी यूज टू स्टोर अ म्यूटेबल वैल्यू दैट डज नॉट कॉज अ री-रेंडर व्हेन अपडेटेड, and it can be used to access a DOM element directly. So it does not cause re-renders. If we tries to count how many times our application renders using the use state hook, we would be caught in an infinite loop since this hook itself cause a re-render. So to avoid this we can use the use reference hook. तो यहाँ पर हम पहले इसको कॉल कर लेते हैं और इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पर देखिए यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफरेंस को यूज़ किया इस तरह से। डिफाइन किया हमने यहाँ पर कांस्टेंट में एक हुक इनपुट वैल्यू और सेट इनपुट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट किया है ब्लैंक। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कांस्टेंट काउंट, जो है यूज़र रेफरेंस का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 0। इफेक्ट के अंदर जब हम लोग आएंगे तो लिखेंगे काउंट डॉट करंट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? +1 का उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब जब यूज़र फॉर्म फील्ड में टाइप करना स्टार्ट करेगा तो इनपुट की वैल्यू को हमने यहाँ पर सेट कर दिया इधर, और जब डेटा उसमें चेंज होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई यूज़र ने कितना बार उसमें की प्रेस किया।
तो मैं काउंट डॉट करंट में यहाँ पर इसको चेक कर सकता हूँ। तो देखिए क्या होता है, जब आप ब्राउज़र में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे काउंट लिखा रहा है 0। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जैसे कि अरीना एनिमेशन। तो टोटल 15 काउंट हुए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पर रेफरेंस भी काम में आ रहा है, यूज इफेक्ट भी काम में आ रहा है और यूज स्टेट भी काम में आ रहा है। अगर यूज स्टेट नहीं होता तो स्टेट आपका वर्क नहीं करेगा, रेफरेंस नहीं होता तो आपको ये डेटा नहीं मिलेगा, इफेक्ट नहीं होगा तो हर बार अपडेट होने पर आपको यहाँ पर डेटा अपडेट होकर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से तीनों चीज़ आपकी काम कर रही है। बात करते हैं यूज रेफरेंस ओनली रिटर्न्स वन आइटम, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड करंट। तो ये करंट जो हम लोग यहाँ यूज़ करें, दिस इज अ प्री डिफाइंड। So when we initialize use reference, we set the initial value of use reference is 0. It is like doing this constant count equal to current 0. So we can access the count by using count dot current. तो हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे count dot current का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं DOM एलिमेंट्स को एक्सेस करने की। In general, we want to let React handle all DOM manipulation, but there are some instances where use reference can be used without causing issues. So in React we can add a reference attribute to an element to access it directly in the DOM. So यहाँ पर हम लोग यूज रेफरेंस को इंपोर्ट करेंगे। इस बार हमारे पास कोई भी स्टेट वगैरह अवेलेबल नहीं है और हमने यहाँ पर लिखा कांस्टेंट इनपुट एलिमेंट इक्वल टू यूज रेफरेंस, और हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र बटन पर क्लिक करें हमारा इस फील्ड के ऊपर फोकस आ जाए। तो हमने एक फंक्शन बनाया है फोकस इनपुट, और हमने लिखा इनपुट एलिमेंट डॉट करंट, करंट हमारा रेफरेंस का पार्ट है, डॉट फोकस। फोकस आप पढ़ गए हो फोकस ब्लर क्या होता है, तो ये डायरेक्टली मेरा फील्ड को फोकस में लेकर आएगा। तो चलिए ज़रा चेक करते हैं। कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउज़र। तो अभी मेरा फोकस इस फील्ड के ऊपर नहीं है, बट जैसे मैं यहाँ से फोकस एलिमेंट करूँगा आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डोम मैनिपुलेशन। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस। सो द यूज रेफरेंस हुक कैन ऑल्सो बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस स्टेट वैल्यू। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था क्लास के अंदर कंपोनेंट शुड अपडेट, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये काम हो सकता है, हम प्रीवियस और करंट वैल्यू दोनों को चेक कर सकते हैं। तो द यूज रेफरेंस हुक कैन ऑल्सो बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ प्रीवियस स्टेट वैल्यू। दिस इज बिकॉज वी आर एबल टू persist यूज रेफरेंस वैल्यू बिटवीन रेंडर्स। तो यहाँ पर आपने कॉल करना है स्टेट इफेक्ट एंड रेफरेंस इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू विच इज़ ब्लैंक बाय डिफॉल्ट। इस बार हम जो भी यूज़र टाइप कर रहा है लेटर वो हम लोग रिटर्न करेंगे। वहाँ पर प्रीवियस इनपुट वैल्यू जो भी होगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी इस वेरिएबल के अगेंस्ट। इफेक्ट में हमने लिखा प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट इक्वल टू इनपुट वैल्यू को हमने यहाँ पर कॉल करा है, और इनपुट वैल्यू को हमने यहाँ पर इफेक्ट में पास करें ताकि अपने आप से ना चले, जब अपडेट हो तभी चले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू है इनपुट वैल्यू, ऑन चेंज पर सेट इनपुट वैल्यू का हमने यूज़ करा है, और जो भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज़ के अंदर यूज़र लिख रहा है वो हमें रिटर्न हो जाए। हमने लिखा करंट वैल्यू, यानी कि जब यूज़र इसमें लिखेगा तो वो इनपुट वैल्यू मुझे यहाँ पर अपडेट होगा। प्रीवियस इनपुट वैल्यू में क्या होगा कि मेरा जो भी प्रीवियसली डेटा होगा वो मुझे यहाँ पर रिटर्न आएगा इसके अंदर। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसा होता भी है कि नहीं। तो हमने किया इसको सेव, और यहाँ देखिए अभी दोनों चीज़ें ब्लैंक हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए ए, तो ए से पहले कुछ था नहीं तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है, लेकिन अब जब मैं आर लिखूँगा तो मुझे नीचे ए रिटर्न आएगा। प्रीवियस वैल्यू क्या थी ए, तो नीचे ए आ गया। अब करंट वैल्यू है आर, जैसे मैं ई लिखूँगा तो प्रीवियस वैल्यू आर मुझे रिटर्न आएगा। तो ये प्रीवियस वैल्यू मुझे हैंड टू हैंड बताता रहता है कि प्रीवियस डेटा आपका क्या है और करंट डेटा आपका क्या है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इसको आप ऐसा समझो कि जैसे हमने क्लास कंपोनेंट में समझा था कि आपने डेटा जब अपडेट किया तो पहले डेटा क्या था और करंटली डेटा क्या है, उस तरह से यूज़ में लेकर आना होता है। So this time we use a combination of state, effect and reference to keep track of the previous state. So in the use state, we are updating the use reference current value each time the input value is updated by entering text into the input field. बात करते हैं reducer. Reducer hook किस तरह से काम करेगा? The reducer hook is similar to the use state hook. It allows for custom state logic.
if you find yourself keeping track of multiple pieces of state that rely on complex logic, use reducer may be useful. Syntax क्या रहेगा? The use reducer hook accepts again two argument. use reducer में आप पहले डिफाइन करते हैं reducer और उसकी initial state, दोनों को समझते हैं क्या होती हैं. Reducer function contain any custom state logic and the initial state can be simple value but generally will contain an object. So the use reducer hook returns the current state and a dispatch method. So here is an example of use reducer in a counter app. So यहाँ पर हमने एक डिफाइन किया use reducer, हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक वेरिएबल इनिशियल टू डूज, और यहाँ पर हमने यहाँ पर जाके एक एरे ऑब्जेक्ट के अंदर अपने सब डिफाइन कर दिया, जैसे कि ID1 टू डू 1 कंप्लीट स्टेटस ट्रू या फॉल्स, 2 ट्रू या फॉल्स, 3 ट्रू या फॉल्स, इस तरह से. तो चलिए ट्राई करके देखते हैं. इसको कॉपी करेंगे और अपने कोड में लाके कॉल कर लेते हैं. कोड आपको उसका लेंदी दिखाई देगा बट बहुत ही सिंपल है, समझा देता हूँ क्या हो रहा है. तो पहला है मेरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सभी के अंदर जो स्टेटस है बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंप्लीट का वो क्या है, बूलियन मोड में फॉल्स. तो मैं इनके हेल्प से क्या बनाऊंगा, चेकलिस्ट बनाऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक रिड्यूसर इक्वल टू डिफाइन किया जिसमें दो चीज़ें आती हैं, स्टेट एंड एक्शन. हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्विच एक्शन डॉट टाइप अगर केस कंप्लीट है. ठीक है. तो यहाँ पर रिटर्न स्टेट डॉट मैप टू डूज, और यहाँ पर टू डूज डॉट आई डी. हम मैप मेथड का हम लोग यूज़ करें तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा. ठीक है. टू डूज डॉट आई डी इक्वल टू एक्शन डॉट आई डी. तो जो भी आपके टू डूज होंगे उसके आगे आपका ये चलता रहेगा और रिटर्न टू डूज आपका यहाँ पर काम करेगा, और डिफ़ॉल्ट आपका स्टेट जो है वो रिटर्न होगा आपको. तो हमने क्या करा, फंक्शन टू डूज बनाया. टू डूज में दो हमने सेट करा, टू डूज एंड डिस्पैच, और यूज़ रिड्यूसर को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इस तरह से. ठीक है. तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोग यूज स्टेट का यूज़ करते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पर टू डूज और डिस्पैच चल रहा है. वहाँ पर अगर टू डूज होता है तो सेट टू डूज होता है. ठीक है. सो रिड्यूसर एंड इनिशियल टू डूज को हमने यहाँ पर किया कॉल इसके अंदर. ठीक है. ये रिड्यूसर हो गया, ये इनिशियल टू डूज हो गया हमारा, और हमने यहाँ पर लिखा हैंडल कंप्लीट में टू डू इक्वल टू डिस्पैच टाइप कंप्लीट आई डी टू डू डॉट आई डी. डेटा को लूप कराया टू डू डॉट मैप के अंदर, और यहाँ से एक आई डी को हमने की बनाया. लेवल के अंदर हमने जाके इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखा है, चेक में टू डू डॉट कंप्लीट हमने यहाँ पर पास किया. ऑन चेंज पर आपका ये वर्क करेगा, और टू डू का टाइटल क्या है वो आपको रिटर्न आएगा, और लास्ट में लाके हमने इसको रेंडर कराया है. अभी आप ब्राउज़र में नोटिस करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर, मैंने फाइल को भी सेव नहीं किया, सेव कर लीजिए, तो आपको 3 टू डूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह से. अभी तीनों टू डूज़ कहाँ से है, ये हमने यहाँ बनाए थे ऊपर, आप यहाँ देख सकते हैं. टू डूज़ 1 2 3 आईडी सबका यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे ये यूनिकनेस हो रहा है. इसके बाद हमने यहाँ पर सबका स्टेटस फॉल्स रखा है. चलो मैं किसी का ट्रू करके दिखाता हूँ आपको. तो आप देख सकते हैं ये चेकड हो गया इस तरह से. ठीक है. ये चीज़, और जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे तब आपका ये वाला लॉजिक काम करेगा. ठीक है. जब एक्शन टाइप आपका कंप्लीट होगा, केस कंप्लीट, तो ये ठीक है. अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वाला जो हमारा ऊपर चल रहा है वो हमें रिटर्न आता है इस तरह से. तो इसको ज़रा थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं किस तरह से चीज़ें चल रही हैं हमारी. क्लोज करेंगे. सो दिस इज जस्ट द लॉजिक टू कीप ट्रैकिंग ऑफ द टू डूज कंप्लीट स्टेटस. All of the logic to add, delete and complete a to-do could be contained within a single use reducer hook by adding more action. जैसे create, read, update, delete होता है ना CRUD ऑपरेशन, तो उस तरह का आगे चल के मैं एग्जांपल कुछ बना के दिखाऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगा आपको और चीज़ें. बात करते हैं कॉल बैक. द रिएक्ट कॉल बैक हुक रिटर्न्स अ मेमोमाइज्ड कॉल बैक फंक्शन. Think of memoization as caching a value so that it does not need to be recalculated. So this allows us to isolate resource intensive functions so that they will not automatically run on every render. So use callback hook only runs when one of its dependencies update. This can improve performance of our application. The use callback and use memo hooks are similar. The main difference is that use memo returns a memoized value and use callback returns a memoized function. So memo value return करता है, callback function return करता है हमें. So बात करते हैं प्रॉब्लम.
One reason to use callback is to prevent a component from re-rendering unless its props have changed. So in this example, you might think that the to-dos component will not re-render unless the to-dos change. So यहाँ पर हमने अपना प्रीवियस वाला एग्जांपल यूज़ किया सेम, जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, किसमें, जब मैंने आपको मैमो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक todos.js है, हम todos.js पे आएंगे यहाँ पर, जो कि अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए कोड को ज़रा समझते हैं। हमने यहाँ पर स्टेट का यूज़ किया, हमने दो स्टेट यहाँ डिफाइन किए, काउंट एंड टू डूज। सेट काउंट की वैल्यू है 0, सेट टू डूज जो है कि मेरा एक एरे फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे जैसे बनता जाएगा एरे फॉर्म में ऐड होता जाएगा। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट जब भी होगा तो उसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा। ऐड टू डूज पर क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा प्रीवियस टू डू होगा उसमें नया टू डू मेरा ऐड होता रहेगा। दिस इज स्प्रेड ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पर टू डूज को रेंडर कराया, जो हमारा कंपोनेंट है, हमने लिखा टू डूज इक्वल टू डूज एंड ऐड टू डूज इक्वल टू ऐड टू डूज। ये हमने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये पार्ट आपका डिफाइन, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया है इसको कि काउंट की जो भी वैल्यू वो आपको रिटर्न आए और बटन के क्लिक पर इंक्रीमेंट हमारा हो जाना चाहिए। तो ये ऐड टू डू यहाँ कॉल, और टू डूज यहाँ पर हमने कॉल कराया हुआ। ठीक है, चलो तो इसको ज़रा हम लोग यहाँ पर रन करेंगे और F12 दबा लेते हैं। कंसोल में आएंगे, रीलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहा है चाइल्ड रेंडर। अब आप नोटिस करें, ये तो है मेरा कंपोनेंट मेन वाला, यानी कि इंडेक्स, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज माय टू डूज कंपोनेंट। अब मान लो मैं मेन कंपोनेंट को अपडेट करूँ तो हो क्या रहा है, चाइल्ड भी रेंडर हो रहा है। अगर मैं चाइल्ड पर क्लिक करूँ तो भी वो रेंडर हो रहा है। तो चलो चाइल्ड पर क्लिक करें तो वैल्यू अगर अपडेट हो रही है विच इज़ फाइन, बट मेन कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद चाइल्ड क्यों अपडेट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम है जिसको हमें फिक्स करना है। तो लास्ट जो हमने एग्जांपल बनाया था टू डूज का, उसमें हमने सिर्फ टू डूज को पास किया था। इस बार हमने ऐड टू डूज को भी पास किया है, ताकि जब आप टू डू बनाए तो नया टू डू आपका इसमें बनता जाए इस तरह से। ठीक है, तो ट्राई रनिंग दिस एंड क्लिक द काउंट इंक्रीमेंट बटन, यू विल नोटिस दैट द टू डूज कंपोनेंट री रेंडर इवन व्हेन द टू डूज डू नॉट चेंज। यानी कि हम बात करें इसकी कि भाई टू डू में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं जब प्लस करूँ तो टू डू जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है बार बार। So why does this not work? So we are using Memo. So the to-dos component should not re-render, since neither the to-dos state nor the add to-dos function are changing when the count is incremented. So this is because of something called referential equality. Every time a component re-render, its functions get recreated. Because of this, the add to-do functions has actually changed. बात करते हैं solution क्या है इसका। To fix this, we can use the use callback hook to prevent the function from being recreated unless necessary. To use the use callback hook to prevent the to-dos component from re-rendering needlessly. इस बार हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं use callback। पहले वाले एग्जाम्पल हमने callback का यूज़ नहीं किया था, इस बार स्टेट के साथ callback भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आपको इस वाले पेज में कुछ भी चेंज नहीं करना है। इंडेक्स में आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो वहाँ पर करने हैं दूसरे फाइल में। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पर मेमो वगैरह सब कुछ कॉल कराया था, लेकिन फिर भी मेरा पेज जो है वो अपडेट हो रहा था बार बार। तो क्या इसका सॉल्यूशन है, यहाँ से आइए, कॉल बैक को कॉल कीजिए अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पर। ठीक है, इसको हमें कॉल कराना है। तो चले, हमने इसको किया कॉपी और कॉल बैक को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है, और यहाँ पर हमने इस बार लिखा ऐड टू डू में इक्वल टू यूज़ कॉल बैक सेट टू डूज, और ये हमारा काम हो गया। इसमें फाइल को सेव कीजिए, ब्राउज़र में आइए, रीलोड कीजिए। अब मैं काउंट को अगर क्लिक करना, देखो चाइल्ड रेंडर नहीं हो रहा। चाइल्ड तभी रेंडर होगा जब मैं चाइल्ड में कुछ एडिशन करूँगा, अदरवाइज अननेसेसरी इसमें कोई भी चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। So now the to-dos component will only re-render when the to-dos props change. तो कहाँ चेंज किया हमने, सिर्फ इतने पार्ट पे। पहले यही वाला पार्ट हमारा इस तरह से था, बस क्या किया, कॉल बैक में पास कर दिया इसको।
बात करते हैं मेमो। मेमो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। सो द रिएक्ट यूज मेमो हुक्स रिटर्न्स अ मेमोमाइज वैल्यू, और कॉल बैक क्या करता है, मेमोमाइज फंक्शन में रिटर्न करता है। तो ये थ्योरी सेम वही है। हम आगे बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस। So use memo hooks can be used to keep expensive resource intensive functions from needlessly running. So in this example we have an expensive function that runs on every render. अभी एक्सपेंसिव फंक्शन क्या है, मैंने अपना कस्टम फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे स्टेट हमने डिफाइन किया काउंट टू डूज, सेट काउंट सेट टू डूज, इसके अंदर पास किया हमने स्टेट की वैल्यू है 0, और यहाँ पर टू डूज की स्टेट की वैल्यू को हमने एरे में पास किया हुआ है। कैलकुलेशन के अगेंस्ट हमने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन काउंट हमने इसको पास किया हुआ है यहाँ से। तो जब भी काउंट की वैल्यू अपडेट होगी वो ऑटोमेटिकली हमारी इस वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। तो कॉपी करते हैं इसको और अपनी इंडेक्स फाइल में लाके इसको कॉल कर लेंगे, सेव करेंगे। आप यहाँ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे हमने क्या लिखा है, एक लूप चलाया है जिसके अंदर बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। और जब भी आप +1 करोगे इस करंट वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा +1 का, लेकिन जो +1 इंक्रीमेंट होगा वो इंस्टेंट नहीं होगा, टाइम डिले के साथ होगा। नोटिस करें इस चीज को। हम अगर ऐड टू डू कर रहे हैं तो क्लिक के काफ़ी देर बाद आ रहा है, और अगर मैं काउंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो काउंट भी काफ़ी देर से हो रहा है, इमीडिएट नहीं हो रहा है। तो क्या करें इसके लिए, तो मैं इसके ऊपर टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, जो हमारा ये वाला पार्ट है कि जब मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूँ ऐड टू डूज इमीडिएट हो जाए। तो यूज़ करेंगे यूज़ मेमो, और हम यहाँ पर इसका ट्राई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चल रहा है जिसकी वजह से हमारी ऐप स्लो डाउन हो रही है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो ऊपर क्या करेंगे, मेमो को कॉल करा लेंगे और जो हमारा फंक्शन है उसको उसमें पास कर देंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं, ये हमने कॉल किया और यहाँ पर यूज़ मेमो को कॉल करा लेते हैं। अब डिफरेंस देख, तो चलिए मैंने ऐसे किया काउंट, तो ये काफ़ी स्लो है, बट मैं ऐड टू डू पर क्लिक करो, आप देख सकते हैं इमीडिएट रिजल्ट आ रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है मेमोमाइज्ड वैल्यू का एडवांटेज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ऐप के अंदर जो रेंडरिंग स्लो है उसको फास्ट कर सकते हो। बात करेंगे कस्टम हुक। कस्टम हुक के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे अपना किस तरह से डेटा हमें फैच करना है। सो हुक्स आर रीयूजेबल फंक्शन, so when you have component logic that need to be used by multiple component, so we can extract that logic to a custom hook. So custom hook start with use fetch, ठीक है। तो यूज़ आपको लिखना है, जो भी आपको नाम रखना है वो नेम अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक हुक बनाते हैं। सो बिल्ड अ हुक, लेट्स बिल्ड अ कस्टम हुक दैट फैच डेटा फ्रॉम एन API। तो मैं जिस API से डेटा फैच कर रहा हूँ उसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर, और यहाँ से हम लोग टू डूज वगैरह या पोस्ट वगैरह जो भी आप निकालना चाहते हैं उसको आप फैच कर सकते हो। चलिए इधर आते हैं। सो क्लोज दिस फाइल ऑल्सो। So we will use the JSON placeholder service to fetch fake data. This service is great for testing applications when there is no existing data we have. So use the JSON placeholder service to fetch fake to-dos items and display the titles on the page. यानी कि जो यहाँ पर टाइटल आप देख रहे हैं इसको हमें फैच करना है। कितना डेटा हमारे पास है, तकरीबन 200 हमारे पास डेटाज यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे हमने इफ़ेक्ट को कॉल किया है। इफ़ेक्ट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका फैचिंग डेटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इससे डेटा फैच करेंगे। हमने बनाया स्टेट डेटा सेट डेटा, डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टेट रखा है नल,
ठीक है। अब हमने बनाया यूज इफेक्ट, फंक्शन हमने बनाया एरो, हमने लिखा फैच मेथड, फैच के अंदर हमने अपनी एपीआई का पाथ डाला है। देन रेस्पॉन्स को हमने यहाँ पर बताया कि वो जेसन डेटा है। देन डेटा को हमने सेट डेटा के अंदर कॉल करा दिया इसमें, और ये बार बार ना चले उसके लिए हमने इसको सिंगल टाइम ही डेटा पीछे चलेगा और ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर इस डेटा को क्या किया, मैप मेथड में डाला। हमने लिखा डेटा एंड डेटा डॉट मैप आइटम रिटर्न पी, मतलब पैराग्राफ की आईडी, आइटम आईडी आप यहाँ देख सकते हैं हर एक का अपना यूनिक है, ठीक है, और आइटम का टाइटल। तो यह ध्यान रखना ये नेम एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए जो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया अपना। तो जब आप इसको रन करते हैं तो आप नोटिस करेंगे इस वेबसाइट में जो भी डेटा हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो मुझे अपनी वेबसाइट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए 200 डेटा मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं इस तरह से। लास्ट लाइन को मैच करेंगे, यहाँ पर QUI कुछ समथिंग मेंशन है और आप यहाँ देख सकते हैं QUI यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से API को रीड करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कस्टम हुक, क्योंकि इफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कस्टम हुक क्या है भाई, मैं नहीं चाहता कि जितनी बार हर बार यूज़र को जब भी API से डेटा लेना हो तो उसको इतना कुछ लिखना पड़े। तो क्या करें उसके लिए, हम इसी के लिए बनाने वाले हैं कस्टम हुक। So the fetch logic may be needed in other components as well. So we will extract that into a custom hook. So move the fetch logic to a new file to be used as a custom hook. So use is predefined. हमने यहाँ पे लिखा use fetch.js. यहाँ जाएंगे, इस फाइल में हमने यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट करना है स्टेट एंड इफेक्ट दोनों को। यूज फैच में आपने पैरामीटर सेट किया URL, डेटा सेट डेटा हमने अपना स्टेट को सेट किया, स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट नल है। यूज इफेक्ट के अंदर फैच में URL जो होगा वो यूज़र में पास करेगा, तो URL यहाँ आ जाएगा। बाकी सारा कुछ जो पहले था सेम एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। कॉपी करते हैं इस फाइल को, यहाँ पर हमने फैच पर अपना हुक बनाया और उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया इस तरह से। करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो ये देखिए इंपोर्ट यूज फैच फ्रॉम यूज फैच फाइल, और बस आपको इतना लिखना है कांस्टेंट डेटा इक्वल टू यूज फैच, जो भी आपकी API का नेम है। इससे क्या होगा, आपका कोड भी छोटा हो गया और काम भी हो गया आपका। अब जब भी आपको किसी भी पेज में API से डेटा फैच करना होगा तो आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करके देख सकते हैं इसको। तो चलिए मैं किसी दूसरे उससे डेटा निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे जेसन प्लेस होल्डर, और यहाँ से हम किसी दूसरी टेबल से डेटा उठाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कमेंट्स अवेलेबल हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल बॉडी कुछ इस तरह का यहाँ पर डेटा है। तो मेरा नया जो API है वो कुछ ये है। तो मैंने यहाँ पर इस बार टू डूज़ को रिप्लेस करके कमेंट्स को यहाँ पर कॉल करा लिया। अब आपको यहाँ पर ये देखना कि कॉमन चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आईडी इज़ कॉमन, बट टाइटल के नाम से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बॉडी है, मैं बॉडी लिख देता हूँ इधर, और जितना भी बॉडी में डेटा होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, सारा डेटा यहाँ पर कॉल हो गया हमारे पास। तो कितना डेटा है टोटल इसमें, हम लोग नीचे तक आके देखेंगे 500 डेटाज हमारे पास अवेलेबल हैं इस तरह से इसके अंदर। तो इस तरह से API से डेटा आता है। तो देखो रिएक्ट की प्रॉपर्टीज़ होगी आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको API के थ्रू डेटा फैच करके उसके थ्रू कुछ डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए कि API को हैंडल कैसे करना होता है। आज की क्लास में इतना ही।